1 घंटे से ज्यादा वक्त राजमहल में गुजारने के बावजूद वो वहीं फंसी हुई थी और शोभराज उससे मेरी बात करवा रहा था। ये अच्छी अलामतें नहीं थी। तुम कौन हो? शोभराज तुमसे मेरी बात क्यों कराना चाह रहा है? वीरा की वो कमजोर और शिकस्त खुर्दा आवाज मुझे किसी गहरे कुएं की तह से आती हुई महसूस हुई और लम्हा भर के लिए मेरा जहन सुन्न होकर रह गया। वक्त की रवानी में बहकर मैं हर मनफी इम्कान को फरामोश कर बैठा था। अपने ड्राइंग रूम की दोस्ताना फिजा में अव्वल खान से बातें करते हुए मैंने एक तरफा तौर पर यह फर्ज कर लिया था कि वीरा राजमहल की 4 दीवारी में शोभराज के साथ तयशुदा वक्त पूरे सुकून और आफियत से गुजार कर वहां से निकल चुकी होगी, मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका था। मैंने ठीक 5 बजे शोभराज के सेटेलाइट फोन का नंबर मिलाया था। इस समय काफी देर से बात कर रहा था और वीरा फिर भी वहां मौजूद थी। वो आसार अच्छे नहीं थे। शोभराज का बदला हुआ लबो लहजा ये बता रहा था कि उसे वीरा पर शक हो चुका था। उसने वीरा को मिस मैरी क्लार्क के नाम से फोन पर बुलाया था। इससे यह जाहिर हो रहा था कि इस वक्त तक शोभराज का शुबा यकीन में नहीं बदल सका था। दूसरी हौसला अफजा बात यह थी कि वीरा मुझसे अंग्रेजी में मुखातिब हुई थी। इब्तदाई झटके के बाद मेरे दिल में उम्मीद का पहला कमल खिल उठा। वीरा मुश्किल में जरूर थी, लेकिन उसका पोल नहीं खुला था। वीरा, मैं डैनी हूं, क्या बात है? क्या तुम फंस गई हो? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। मैंने पुरतजस्सुस और सरगोशियाना लहजा में पूछा। हाँ, उसने कमाल होशियारी से मेरे सवाल का जवाब देकर यकायक बात बदल दी। मेरा नाम मैरी क्लार्क ही है, मैं तुमको नहीं जानती। निकलने की कोई उम्मीद नजर आती है? मैंने जल्दी से पूछा। नहीं, मैंने कह दिया ना कि मैं तुमको नहीं जानती। वीरा की बात अधूरी रह गई। शोभराज ने अचानक उससे फोन छीन लिया था। लम्हा भर के तवक्कुफ के बाद उसकी गुर्राती हुई आवाज मेरे कान में गूंजी। तुम दोनों पक्के बदमाश हो। मैं तुम इसकी आवाज सुनवा कर यह बताना चाह रहा था कि अब वो मेरे कब्जे में है। तुमने जरा सी भी हमाकत की तो इस लड़की का हशर खराब कर दिया जाएगा। तुमने फोन उसे दिया था तो मुझे इससे 1 आध मिनट बात तो कर लेने देते। मैंने उसकी धमकी को नजरअंदाज करते हुए बेतकल्लुफी से कहा। मैं सिर्फ उसकी बात सुन रहा था। पता नहीं तुम मुझसे क्या पूछ रहे थे। वो तुम्हें हाँ और नहीं में जवाब दे रही थी। ये सारे गुर मेरे आजमाए हुए हैं। मैं तुम दोनों को अपने खिलाफ कोई नई साजिश करने का मौका नहीं दे सकता। मैं उसे किसी किस्म के राज और न्याज की बातें नहीं कर रहा था। मैं हैरान था कि मैं मैरी क्लार्क से नावाकिफ हूं तो वो मुझे कैसे जानती है। उसे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दिया था कि वो भी मुझे नहीं जानती। पहली बार उसने अपने नाम की तस्दीक की थी। तुम बिला वजह शक को शुबे में पड़ रहे हो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो तो इससे बात करने के लिए क्यों मरे जा रहे हो? उसको घुर्राहट सुनाई थी। खुश शक्ल और अजनबी लड़कियों से बातें करके खुशी होना मेरी हॉबी है, मैंने बेपरवायाना लहजा में कहा। खूब। उसकी आवाज जहरीली हो गई। तो तुम्हें फोन पर यह भी नजर आ गया कि वो खुश शक्ल है? उसके अंग्रेजी लबो लहजे से अंदाजा हो रहा है कि वो अमरीकी है। अमरीकी लड़कियां आमतौर पर खुश शक्ल और दराज कामत होती हैं। यह मेरा जाती तजर्बा है। मुझे ज्यादा खिसने की कोशिश मत करो। वो यकीनन गुस्से में धाड़ा था। ये उल्लू की पट्टी मैरी क्लार्क नहीं, वीरा है। वीरा लाइड। अभी यह तहखाना सिर्फ देख कर आई है। थोड़ी देर बाद वहां मेरे जाती तजर्बे का निशाना बन गई तो उसकी उर्दू में चीखें निकलेंगी। ये सारी अमरीकी अंग्रेजी भूल जाएगी। चीखों की कोई जुबान नहीं होती प्यारे शोभराज। ये तुम्हारे जहन में रची हुई बेबसी का कमाल है कि तुमने चीखों की भी जुबान ईजाद कर ली। ये अच्छा हुआ कि तुमने खुलकर अपने अज़ाइम का इजहार कर दिया। मैं अभी पुलिस इमरजेंसी को फोन करता हूँ। इनकी भारी नफरी तुम्हारे राजमहल की दीवारों में महबूस लड़की को बरामद करके तुम्हें पकड़ लेगी। पुलिस राजमहल का रुख नहीं कर सकती। उसकी पुरगुरूर आवाज सुनाई थी। उनके 3 मुसल्ला सिपाही दिन रात मेरे घर की हिफाजत पर मामूर हैं। यह और बात है कि मैंने उन्हें छूट दी हुई है और वो दिन भर मेरे सर्वेंट क्वार्टर में पड़े ईंटते रहते हैं। पुलिस वालों के लिए मेरे राजमहल का नाम बहुत भारी है। वीरा तहखाने में मेरे साथ होगी तो उसकी आवाजें बाहर नहीं आएगी। पूरा तहखाना साउंड प्रूफ है। मैं देखूंगा कि वो कितनी देर तक उर्दू फूली रहती है। पुलिस किसी की कोई मदद नहीं कर सकेगी। उसने खुली खुली बातें करके मेरी हर खुशफहमी रफा कर दी थी। उसे वीरा पर शुबा हो चुका था और उसने अपने शुबे की तस्दीक के लिए सब कुछ कर गुजरने का फैसला कर लिया था। वीरा शायद अपनी अदाकारी पर अड़ी हुई थी, इसलिए शोभराज ने उसे तंजिया अंदाज में मैरी क्लार्क के मफरूजा नाम से मुतारिफ करा के फोन पर बुलाया था। वो सूरत हाल बहुत संगीन थी। वीरा ने शोभराज को फांसने के लिए जो चाल चली थी वो उसी पर उलट गई थी। वो राजमहल की वसी व अरीज इमारत में अपने दुश्मनों की भीड़ में बिल्कुल तन्हा और बेसहारा थी। उसकी कोई भी मुजाहमत ज्यादा देर तक उसके काम नहीं आ सकती थी। मुझे मालूम था कि वीरा के पास एक रिवाल्वर और 2 अंगूठियों के सिवा कोई हथियार नहीं था। रिवाल्वर ज्यादा देर तक वीरा का साथ नहीं दे सकता था।
इस पर शुबा हो जाने के बाद शोभराज ने यकीनी तौर पर जामा तलाशी लेकर रिवॉल्वर अपने कब्जे में लिया होगा। वीरा अगर उस पर किसी खोखले नगीने का जहर इस्तेमाल कर डालती तो शोभराज को जरूर नुकसान पहुंचता, लेकिन उस अमल से वीरा को कोई फायदा पहुंचने की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मुख्तलिफ ज़राए से मिलने वाली मालूमात से यह जाहिर हो चुका था कि राजमहल में शोभराज के अहले खाना के अलावा उसके हवारियों की भी एक फौज मौजूद रहती थी। ये समझने के लिए किसी गैर मामूली जहानत की जरूरत नहीं थी कि वो सब छटे हुए शोरा पुश्त और लड़ाका बदमाश रहे होंगे। वीरा शोभराज को किसी अंगूठी के इस्तेमाल के जरिए हलाक या बेहोश कर सकती थी, लेकिन उसके बाद दूसरों के चुंगल से बच निकलना उसके लिए मुमकिन न होता। वीरा के हाथों बनने वाली शोभराज की दुर्गत देख कर वो लोग आपे से बाहर हो सकते थे। मैं दूर बैठकर इन इम्कानात के बारे में फिक्रमंद था तो वीरा राजमहल में इन हकायक से एक लम्हे के लिए भी चशम पोशी नहीं कर सकती थी। कहने को मैंने इस तरारी अंदाज में उसे पुलिस की मुदाखलत की धमकी दी थी, लेकिन मैं जानता था कि शोभराज एक सियासी किरदार था। सियासत के गंदे खेल में उसने एक अहम मकाम हासिल कर लिया था, जिसके नतीजे में उसे बहुत सी आज़ादियां और मराहत में मिली हुई थी। जहां जाते हुए दूसरों के पर चलते थे वहां पुलिस कैसे फटक सकती थी। शोभराज, मैंने पुलिस का नाम महज एक अलामत के तौर पर लिया था। मैं कानून की हिफाजत करने वाले हर शहरी को पुलिस मैन तस्वुर करता हूँ। शोभराज के कहने से मेरी बात अधूरी रहेगी। वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कह रहा था, फिर तो मैं सबसे बड़ा पुलिस मैन हूँ। मैंने एक ऐसी लोंडिया को पकड़ा है जो जाली नाम से एक बहरूप धार कर मेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए आई थी। तुम्हें इस पर शुबा है तो तुम इसे अपनी शिकायत के साथ पुलिस के हवाले कर दो। मैंने सर्द लहजे में कहा, जब तुम इसे जानते ही नहीं तो फिर इसके लिए फिक्रमंद क्यों हो? हर फाते मर्द को मफ्तू औरतों के साथ मनमाना सलूक करने का हक हासिल होता है। यह जंगल का कानून यहाँ नहीं चलेगा। मैं तुम्हें देख लूंगा। मैंने अपने हल्क में तलखी सी घुलती हुई महसूस की। जरूर देखना और जरा दूरबीन से देखना। मुझे तुम्हारी बीनाई कमजोर मालूम होती है। उसकी आवाज से परेशानी रफा हो चुकी थी और मुसलसल मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा था कि मैं इस वक्त भी तुम्हारी शहरक दबा सकता हूँ। मैरी क्लार्क को तुम मेरी शहरक समझकर खुश हो रहे हो। मैंने उसकी बात काट कर पूछा, इस बारे में बिला वजह मुझसे बहस मत करो। यह फैसला आज रात तक हो जाएगा। अमेरिकी एजेंसियों के पास वीरा लाइट के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। वो जरा सी देर में बता देंगे कि मैरी के रूप में कौन छुपा हुआ है। इनसे तस्दीक कराने से पहले मैं इस लड़की पर अपने गुर जरूर आजमाऊंगा। हो सकता है ये खुद ही सब उगलती चली जाए। ये मेरे सामने खड़ी है, उर्दू से अपनी लाइल्मी जाहिर कर रही है, मगर मेरी उर्दू में कही हुई बातें सुनकर इसके चेहरे का रंग पल पल में बदल रहा है। शोभराज की वो बात काबिल फहम थी। अपने फितरी रद्द अमल पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर अपने बारे में होने वाली खतरनाक बातें सुनकर वीरा परेशान हो रही थी तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। इन हालात में हम में से कोई भी अपने चेहरे के बदलते हुए तासरात पर काबू नहीं पा सकता था। वो परेशान नहीं है। मैंने लम्हा भर तवक्कुफ के बाद कहा, तुम्हारी कुछ फहमियों पर हैरान हो रही होगी। इस वक्त बात शोभराज के मजबूत शकूक व शुबहात तक महदूद थी। तो अपने शुबे की तस्दीक सिर्फ वीरा के फिंगरप्रिंट्स के जरिए कर सकता था। इस काम के लिए उसे टॉम या निक से रजू करना पड़ता। वो दोनों पाकिस्तान में FBI और CIA के रहायशी नुमाइंदे थे। वीरा इनकी एजेंसियों को शिद्दत से मतलूब थी। जो ही इन्हें इल्म होता कि वीरा को शोभराज अपनी तहवील में ले चुका था, वो शोभराज से उसकी हवालगी का मुतालबा कर देते। शोभराज ने पाकिस्तान में बहुत से पापड़ बेल कर एक अहम सियासी और समाजी रुतबा हासिल किया था। मुझसे टकराव होने के बाद उसे वो सब खाक में मिलता हुआ नजर आने लगा था। मुझे अपनी जुबान बंद रखने पर मजबूर करने के लिए पहले उसने अव्वल खान को अपने इंतकाम का निशाना बनाने की धमकी दी थी। मैं फौरी तौर पर इस धमकी के खोखलेपन का इदराक नहीं कर सका और शोभराज की बातों में आ गया। जज्बात की रोक खत्म होने के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि शोभराज के लिए अपनी इस धमकी को अमली जामा पहनाना आसान नहीं था। यही वजह थी कि मैंने इस वक्त होने वाली गुफ्तगू में अव्वल खान वाले मामले को बिल्कुल सरसरी अंदाज में नजरअंदाज कर दिया था। यह शोभराज की खुशकिस्मती या वीरा की बदकिस्मती थी कि वो इस वक्त राजमहल में मौजूद थी। वीरा की सूरत में शोभराज को अव्वल खान से ज्यादा मजबूत जमानत मुयस्सर आ गई थी। वो लाजमी तौर पर उसे मेरी जुबान बंद रखने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला कर चुका था। शोभराज को अपने इस मकसद में इसी वक्त तक कामयाबी हासिल होती जब तक वीरा उसके कब्जे में रहती। अगर वीरा उसकी तहवील से निकलकर किसी भी तरह अमरीकियों के कब्जे में चली जाती तो शोभराज के लिए मुझ पर दबाव डालना मुमकिन न रहता। मैं इसका पूरा खेल बिगाड़ सकता था। मुझे गालिब इम्कान ये नजर आ रहा था कि शोभराज हर किस्म की बातें जरूर करेगा, लेकिन टॉम या निक को इस बात की हवा भी नहीं लगने देगा कि वीरा इसके कब्जे में आ चुकी थी। वीरा की सलामती और बाजियाबी के लिए बेहतर यही था कि वो अमरीकियों से दूर और शोभराज की तहवील में रहे। अमरीकियों के लिए वीरा भी मेरी तरह इंतहाई मतलूब मुजरमों की सफ में शामिल थी।
वो वीरा को पकड़ते ही पाकिस्तान से निकाल कर अमेरिका ले जाते। वहां के किसी महफूज कैद खाने में वो खाक तफ्तीशी और हिफाजती अफसरों की तहवील में होती, जहां से उसकी बाजियाबी की उम्मीद एक अहमकाना ख्वाब से कम न होती। दूसरी तरफ सोबराज था, वो लाख बहादुर और खतरनाक सही, लेकिन एक आम पाकिस्तानी शहरी था। भारत से उसके मजबूत और गहरे मरासम थे, लेकिन वो वीरा को वहां भेजने का भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। वीरा पाकिस्तान बल्कि कराची में उसकी निजी कैद में रहती तो उसकी रिहाई के लिए कोशिश की जा सकती थी। तुमको मालूम है कि मैरी के फिंगरप्रिंट्स किसी अमेरिकी अफसर को देने का क्या मतलब होगा? मैंने वीरा और मैरी क्लार्क वाली पहेली को हल करने के इरादे से एक नपातुला सवाल किया। इसकी असलियत मालूम होने की सिवा और क्या होगा? उसकी आवाज फाड़ खाने वाली थी। असलियत जाहिर होते ही वो इसे अपने कब्जे में ले लेंगे। उन्होंने इसे पकड़ने के लिए बिला वजह इतना बड़ा इनाम नहीं रखा हुआ है। मैंने मानी के लहजे में कहा, यह नहीं हो सकता। उसकी तरफ से बिला तवक्कुफ जवाब आया, इसे मैंने घेरा है, वो मेरे पास ही रहेगी। क्या तुम ये मान रहे हो कि वो वीरा ही है? इस गुमान में न रहना कि वो कुछ सोचे समझे बगैर मैरी क्लार्क बनकर तुम्हारे पास पहुंची है। मैंने उसके सवाल का बराह रास्त जवाब देने से गुरेज करते हुए कहा, यह चारा लगा हुआ कांटा था जो तुमने मेरी तवक्का के मुताबिक आसानी से निकल लिया है। अब ये तुम्हारे हल्क में फंसकर आंते तक बाहर निकाल लाएगा। क्या तुम्हारी कोई नई कलाबाजी है? वो हल्के से जहरीले कहकी के साथ बोला, अभी तुम फिक्रमंद थे और वीरा के साथ किसी ज्यादती पर बदला लेने की बातें कर रहे थे, और अब यकायक इसे मेरे हल्क में फंसा हुआ कांटा करार दे रहे हो। तुम यकीन करो कि यह कांटा बहुत नर्म और लजीज है। मैं इसे चबा चबा कर निकल जाऊंगा। यह कलाबाजी नहीं, एक हकीकत है। आने वाले वक्त में तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान में कुछ बारसूख लोग हर तरह तुम्हारी सरपरस्ती कर रहे हैं। यही वजह है कि तुम आज भी आजादी से दंदनाते फिर रहे हो। तुम्हारे हमायतियों में STF और इससे भी ज्यादा अव्वल खान पेश है। तुमने वीरा की बाजियाबी के लिए उसके आदमियों के साथ राजमहल का रुख किया ना, तो तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी। अब इस घमंड में ना रहना कि तुम कोई अहम आदमी हो। वो लोग अपने मकसद के हसूल के सामने किसी को खातर में नहीं लाते। मैं जानता हूं, ये सब जानता हूं। तुम इन बातों को दोहरा कर अपना वक्त जाया कर रहे हो। तुमने बता दिया है कि ये वीरा है, अब इसे भी एतराफ कर लेना चाहिए। इस तरह ये मेरे जाती अताब से बच जाएगी। एक बार ये सच को मान ले तो फिर ये मेरी मेहमान होगी। अपने कमरे में इसे हर सहूलत और आज़ादी हासिल होगी। यूं ही STF का कोई आदमी मेरी तरफ आया या तुमने शहर में मेरे खिलाफ जहर फैलाने की कोशिश की, मैं इस पर जिंदगी का एक एक लम्हा तंग कर दूंगा। मैं खुद ही बात को घुमा फिरा कर इस रुख पर लाना चाह रहा था। अच्छा हुआ कि अपनी शराइत उसने खुद ही पेश कर दी। मेरी गहरा सांस लेकर कहा, जरा सी देर के लिए उससे मेरी बात करा दो ताकि मैं उसे समझा सकूं। समझाने के लिए तुम ज्यादा देर तक भी बात कर सकते हो, लेकिन यह याद रखना कि अब कोई चालाकी तुम्हारे काम नहीं आ सकेगी। वक्त की बसात ने मोहरे को इसकी जगह पर पहुंचा दिया है। वो मेरी कैदी है। इस अटल हकीकत को तुम आसानी से तब्दील नहीं कर सकोगे। अभी तुमने कहा था कि मैंने राजमहल का रुख किया तो मुझे मुंह की खानी पड़ेगी। क्या तुम वीरा को यहां से हटाने का इरादा रखते हो? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उसने मकाराना लहजे में जवाब दिया, इसे जहां भी रखा जाएगा वो आराम से रहेगी। अब इससे मेरा राब्ता रहना जरूरी है, इसके लिए तुम्हें फोन करूंगा। अब इसे भूल जाओ। कैदी हर हाल में कैदी होता है। मेहमानों वाली मरात मिलने का यह मतलब नहीं कि इसकी हैसियत बदल जाएगी। मुझे हर वक्त ये यकीन होना चाहिए कि तुमने वादा खिलाफी करके वीरा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यह मानने वाली बात है। उसने मेरी बात दरमियान से उड़ा कर तायद की। इसके लिए तुम जब चाहो दिन में एक बार फोन कर सकते हो। तुम्हारी जुबान से मैरी सुनकर काल वसूल करने वाला इससे तुम्हारी बात करा देगा। तो क्या तुम्हारा सैटेलाइट फोन किसी और के पास भी रहता है? मैंने पूछा। सैटेलाइट फोन सिर्फ और सिर्फ मेरे इस्तेमाल में रहता है। मैं वीरा को अपना दुम छल्ला बनाकर अपने साथ नहीं ले फिरूंगा। वो जहां भी होगी मेरा एक आदमी इसकी निगरानी पर जरूर मामूर रहेगा। मैं इसका मोबाइल फोन का नंबर तुम्हें दे देता हूं। आखिर में उसने मोबाइल फोन का नंबर बताया, जो मैंने तेजी से नोट कर लिया। वीरा के साथ बाहर एक आदमी भी मौजूद है। मैंने उसे याद दिलाया, मुझे उसकी परवाह नहीं है। बड़ी मछली जाल में फंस जाने के बाद छोटी मछलियों के पीछे भागना हमाकत है। वो टेढ़ा आदमी है, वीरा को अपने साथ लिए बगैर वापस नहीं लौटेगा। मैंने उसे डराया। फिक्र ना करो, मैं दिन रात टेढ़े आदमियों से निमटता रहता हूँ। एक ये भी सही, उसकी बेपरवाही में कोई फर्क नहीं आया। हो सके तो तुम खुद ही उसे वापस बुला लो, इसमें उसी की आफियत है। वो मेरे आदमियों से उलझा तो वो मार मार कर उसे लंगड़ा लूला कर देंगे। अब तुम ऊंची उड़ान ले रहे हो। किसी उलझन या ड्रामे की जरूरत नहीं। वीरा को उसे मिलने का मौका फराम कर देना। वो खुद उसे समझा कर वापस लौटा देगी। तुम्हारे आदमियों को इससे कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। मैंने बदमजगी से कहा। वीरा उसे बाद में समझाएगी, पहले तुम उसे याद दिलाओ कि वो मैरी नहीं वीरा है। मैं फोन उसे दे रहा हूं। ये मैं क्या सुन रही हूं? तुम बिला वजह इसकी बातों में आ गए।
अगले लम्हे मेरे कानों में वीरा की बरहम सी आवाज आ रही थी। ये मेरे बदन का रेशा रेशा भी उधेड़ डालता तो मेरी जुबान न खुलती। तुमको मालूम है कि मुझे झुकाना आसान काम नहीं। वो बातें उसने रवां अंग्रेजी में कही थी, जबकि मेरी और सोबराज की सारी गुफ्तगू उर्दू में हुई थी। वीरा ने सोबराज के एक तरफा मुकालमे सुनकर गुफ्तगू के रुख का सही अंदाजा लगा लिया था। यूं हम किसी तमहीद में पड़े बगैर काम की बात पर आ गए थे। इस वक्त एतराफ ही बेहतर था। इनकार की सूरत में वो तुम्हारे फिंगरप्रिंट स्टाम्प या निक को देता और वो हर कीमत पर तुम्हें इसके कब्जे से निकाल कर अमेरिका ले जाते। इस बदतरीन अहवाल से बचने के लिए मैंने मजबूरन ये राह इख्तियार की है। मैं तुम्हारे मशवरे पर अमल की कोशिश करूंगी, लेकिन इसकी आंखों में खबासत रची हुई है। इस तो मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं नताइज की परवाह किए बगैर इसका हशर खराब कर दूंगी। तुम जानती हो कि मैं जो कुछ कहती हूँ इस पर अमल करने का हौसला भी रखती हूँ। उसने इस बार भी अंग्रेजी में कहा। सुल्तान शाह को समझा बुझा कर टाल देना। इस वक्त सोबराज के सितारे यावरी कर रहे हैं, लेकिन तुम ज्यादा देर तक इसकी कैद में नहीं रहोगी। तुम्हारी मसलहतें मेरी समझ से बाहर हैं। वीरा ने शायद सोबराज को सुनाने के लिए गुस्सीली आवाज में एक गैर मुतलका सी बात कही। मैं बिला वजह मान लूं कि मैं मैरी नहीं वीरा हूं, इसके साथ महाज राय तर्क कर दूं, ये जो कुछ कहे वो करती चली जाऊं, ये सब कैसे मुमकिन है? शाबाश, तुम ठीक चाह रही हो, मैंने खुश होकर कहा। हो सकता है कि मेरे और तुम्हारे इख्तलाफात से फायदा उठाने के बारे में सोचना शुरू कर दे। मैं अपनी कोशिशें जारी रखूंगा। तुमको कोई मौका मिले तो हरगिज चूकना नहीं। मैं कोशिश करूंगी, मगर तुमसे कोई वादा नहीं कर सकती। वीरा के इस जवाब के साथ ही फोन उससे वापस ले लिया गया। ये बहुत खुद सर लड़की है, सोबराज अपनी भारी आवाज में कह रहा था। इसने सरकशी दिखाई तो खसारे में रहेगी। इस वक्त तुमने किसी हद तक बाजी जीत ली है। सोबराज ने मेरी बात दरमियान से ही उड़ा दी और बोला, मुझे चढ़ाने की कोशिश ना करो। मुझे मालूम है कि अब तुम एक लम्हा भी जाया नहीं करोगे। वीरा को रिहाई दिलाने के लिए तुम सब कुछ कर सकते हो। मैं तुम्हारी तरफ से गाफिल नहीं हो सकता। मैं तुम्हें चढ़ा नहीं रहा था, दूसरी बात कह रहा था। चंद घंटों के लिए वीरा को इसके हाल पर छोड़ दो। पूरी सूरत हाल का अंदाजा होने के बाद इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। इस वक्त वो तुम्हारे साथ मुसालियाना रवैया इख्तियार करने पर आमादा हो चुकी होगी। इसके लिए मुझे तुम्हारे किसी मशवरे की जरूरत नहीं। अब वीरा मेरा मसला है, मैं इसे संभाल लूंगा। बस तुम ये याद रखना कि मैं दोनों में से कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। किन दो बातों का जिक्र कर रहे हो? मैंने अनजान बनकर पूछा। राजमहल पर चढ़ाई नहीं की जाएगी और ना तुम मेरे खिलाफ जहर उगलोगे। मैं तुम्हारी ये शराइत मानने पर मजबूर हूं, मैंने बेबसी से कहा। यकायक लाइन बेजान हो गई। मेरी बात मुकम्मल होती सोबराज ने अपना फोन बंद कर दिया था। मैंने गहरा सांस लेकर स्पीकर फोन बंद कर दिया। इस वक्त तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ सकी। इब्तिदा में तुम्हारा लबो लहजा नहायत जारहाना था, आखिर में तुमने इसके सामने हथियार डाल दिए। अव्वल खान ने बेदिली से कहा। इब्तिदा में मुझे मालूम नहीं था कि वीरा उसके चुंगल में फंस चुकी है। मैंने पूरी तरह उसके बखिए उधेड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन इसके फोन पर वीरा की आवाज सुनने के बाद मेरा सारा जोशो खरोश रुखसत हो गया। वीरा की सलामती की खातिर मुझे अपना लहजा बदलना पड़ा। आपको यह मानने की क्या जरूरत थी? वो मैरी नहीं वीरा है। यह वीरा का मसला था। वो जब तक चाहती सोबराज को चक्कर देती रहती। हो सकता है कि इसी दौरान में वो अपनी निजात की कोई राहत तलाश कर लेती। आपने अब उसके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए। खजाला भी मेरी हिकमत अमली से मुत्तफिक नहीं थी। मेरा ख्याल है कि तुमने पूरी गुफ्तगू ध्यान से नहीं सुनी। उसे मैरी क्लार्क पर शुबा हो गया था। वह हर कीमत पर अपने इस शुबे की तस्दीक करने पर तुला हुआ था। हमारी तरफ से मुजाहमत जारी रहती तो वो वीरा के फिंगरप्रिंट स्टाम्प और निक के हवाले कर देता। तुमको इल्म है कि अमरीकी वीरा के खून के प्यासे हैं। फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक होते ही हर तरफ हलचल मच जाती और सोबराज अमरीकियों के जबरदस्त दबाव में आ जाता। इसे बताना पड़ता कि वीरा उसके कब्जे में आ चुकी है। इसके बाद जो कुछ होता इसका अंदाजा तुम खुद लगा सकती हो। ओह, जब ही आपने जोर देकर यह बात सोबराज को जताई थी। गजाला ने हर से कहा। यह बहुत जरूरी था। वो शायद इस पहलू को भूला हुआ था। जोश में आकर वीरा के फिंगरप्रिंट से आगे बढ़ा देता।